कहानी करीब 13 साल पुरानी है। नेपाल के इतिहास की शायद सबसे खूनी कहानी भी कहलाती है। अगर नेपाल के राजशाही खानदान के कत्ल के किस्से को अगर अलग कर दिया जाए तो ये ऐसी कहानी है जिसको लेकर पूरे नेपाल में ज़बरदस्त गुस्सा भी देखने को मिला था। नेपाल के स्कूल और कॉलेजों के छात्र और छात्राओं ने इस किस्से को लेकर पूरे देश में तरह तरह से अपना गुस्सा जाहिर किया था। हालात ऐसे बन गए थे कि जिन आरोपियों का नाम इस कत्ल के किस्से से जुड़ा हुआ था उनकी जान तक को खतरा महसूस हो गया था और पुलिस के लिए उनकी हिफाजत करना मुश्किल होता जा रहा था। असल में लोग आरोपियों को लेकर इस कदर गुस्से में थे कि वो हाथों हाथ इंसाफ पाना चाहते थे। यानी लोग इसी बात की ही फिराक में थे कि किसी तरफ आरोपी भीड़ के हत्थे चढ़ जाए और भीड़ अपना इंसाफ खुद हासिल कर ले। ऐसे में नेपाल की सरकार और पुलिस बंदोबस्त को इस खूनी किस्से का पूरा सच जल्द से जल्द सामने लाने को मजबूर कर दिया। ये कहानी साल 2009 की है। हालांकि इस कहानी की शुरुआत तो उससे भी पहले ही हो जाती है। काठमांडू में एक टीचर था, नाम था बीरेन प्रधान, जो अपने नाम के आगे श्रेष्ठ भी लगाता था। यानी उसकी दो पहचान थी, बीरेन प्रधान या बीरेन श्रेष्ठ। बीरेन प्रधान मूल रूप से भारत का रहने वाला था। भारत के दार्जिलिंग के इलाके में वो करीब 20 साल पहले नेपाल चला गया था और वहाँ एक कॉलेज में साइंस का टीचर बन गया था। खाते पीते घर से ताल्लुक़ रखने वाले बीरेन प्रधान ने जल्दी ही नेपाल में अपना एक घर भी बना लिया था और अपने घर के कई हिस्सों को किराए पर उठा दिया था। उसके घर के किराएदारों में से एक परिवार था श्रेष्ठा परिवार। उस परिवार में पति पत्नी के साथ उनकी एक बेटी भी थी जो स्कूल में पढ़ रही थी। नाम था ख्याति श्रीवास्तव। ख्याति पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज़ थी। 10वीं पास करने के बाद ख्याति कॉलेज में पहुंची। इसी बीच बीरेन प्रधान ने अपना वो घर बेच दिया जिसमें ख्याति और उसके किराएदारों को घर छोड़ना पड़ा। ख्याति श्रीवास्तव का परिवार बीरत नगर में जाकर किराए पर रहने लगा, जबकि बीरेन प्रधान किसी दूसरे इलाके में रहने लगा। अपनी सयानी होती बेटी के आगे की पढ़ाई के खातिर ख्याति श्रेष्ठा के माता पिता बीरत नगर से काठमांडू चले गए और वहाँ एक किराए के मकान में रहने लगे और ख्याति का दाखिला जुबिलिएंट कॉलेज रिसर्च सेंटर में करवा दिया जाता है। ख्याति अब 12वीं में पढ़ रही थी। इसी बीच 5 जून 2009 को ख्याति के पास उसके फ़ोन पर एक मैसेज मिलता है जिसमें महिलाओं की पत्रिका की तरफ से उसे लकी ड्रॉ में इनाम मिलने की सूचना दी गई थी। मैसेज में दर्ज इबारत के मुताबिक इनाम के तौर पर उसे 20,000 नेपाली रुपये के अलावा नेपाल के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थल पोखरा जाने का टिकट देने की बात थी। हालांकि ख्याति के लिए ये बात बेहद चौंकाने वाली थी, लेकिन महिलाओं की पत्रिका की तरफ से इनाम दिए जाने की बात को वो लेकर थोड़ा निश्चिंत रहती है। उसके पास एक अनजान लड़की की तरफ से कॉल आती है जिसमें कहा जाता है कि वो अपने इनाम की रकम और पोखरा का टिकट लेने के लिए दोपहर 1 बजे के आसपास बताए गए पते पर पहुंच जाए। ख्याति अपने माता पिता को इसकी इत्तला देती है। बेटी को 20,000 रुपये मिलने और पोखरा का रिटर्न टिकट मिलने की बात से माता पिता भी खुश हो जाते हैं। ख्याति अपने घर के नौकर राम के साथ काठमांडू के पुताली सड़क के पत्ते पर दिए गए वक्त पर पहुंच जाते हैं। नौकर राम उसे पते पर
ख्याति को पहुंचाकर घर वापस लौट आता है। उस पते पर ख्याति की मुलाकात एक लड़की से होती है जो खुद को मैगजीन का प्रतिनिधि बताती है और इनाम के लिए औपचारिकता पूरी करने का हवाला देकर ख्याति को लेकर पास के एक अपार्टमेंट में ले जाती है। अपार्टमेंट में पहुंचकर ख्याति वहां एक शख्स को देखकर बुरी तरह चौंक जाती है। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि बीरेन प्रधान ही था, जो कुछ वक्त पहले तक ख्याति का मकान मालिक हुआ करता था और ख्याति उसे अंकल बुलाती थी। बीरेन प्रधान भी ख्याति को देखकर चौंकने का नाटक करता है। थोड़ी बातचीत के बाद बीरेन प्रधान ख्याति को कोल्ड ड्रिंक ऑफर करता है। चूंकि ख्याति पहले से ही बीरेन को पहचानती थी, लिहाजा उसकी ऑफर की गई कोल्ड ड्रिंक को बेहिचक पी जाती है। कोल्ड ड्रिंक पीते ही ख्याति बेहोश हो जाती है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिली हुई थी। ख्याति के बेहोश होने के बाद उसका कोई पता नहीं चलता। उधर वक्त गुजरता जाता है। दोपहर से शाम हो जाती है, लेकिन ख्याति घर नहीं लौटती, तो उसके घर वाले परेशान होने लगते हैं। अपनी बेटी की तलाश में माता पिता दोनों ही भटकने लगते हैं। तभी शाम के वक्त ख्याति के पिता के मोबाइल पर एक मैसेज आता है। उस मैसेज को पढ़कर ख्याति के पिता के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि मैसेज में साफ साफ लिखा था कि उन लोगों ने ख्याति को किडनैप कर लिया है। उसकी सलामती के लिए फिरौती के तौर पर 10 लाख नेपाली रुपयों की मांग की जाती है। लेकिन ख्याति के पिता मैसेज का अगला हिस्सा पढ़कर बुरी तरह बेचैन हो जाते हैं। उसमें साफ साफ लिखा था कि अगर इस बारे में किसी को खबर दी तो ख्याति जिंदा नहीं बचेगी। अपनी इकलौती बेटी के इस तरह अगवा किए जाने की इत्तला मिलने के बाद घबराए हुए ख्याति के पिता अपनी पत्नी से बात करते हैं। पति पत्नी इस ऊहापों में थे कि अगर उन्होंने कहीं इस बारे में पुलिस को बताया तो किडनैपर्स उनकी बेटी को मार न डाले, क्योंकि किडनैपिंग और मर्डर के ऐसे अनगिनत किस्से उन्होंने देख और सुन रखे थे। किडनैपिंग के ऐसे मामलों में अक्सर यही देखने को मिलता है कि जैसे ही किडनैपर्स को खतरा महसूस होता है तो उसकी जान खतरे में पड़ जाती है जिसे अगवा किया होता है। लिहाजा पिता पत्नी तय करते हैं कि वो पुलिस को इस किडनैपिंग की इत्तला नहीं देंगे, बल्कि 10 लाख रुपये का इंतज़ाम करने में जुट जाते हैं, क्योंकि मैसेज में लिखा हुआ था कि पैसों का इंतज़ाम होने के बाद वो लोग उन्हें आगे का रास्ता बताएंगे। अगले रोज़ सुबह ख्याति के पिता को एक और मैसेज मिलता है। उस मैसेज के मुताबिक ख्याति के माता पिता को पैसों के साथ एक तय जगह बुटवाल पर पहुंचने को निर्देश दिया जाता है। जैसे ही ख्याति के घर वाले बुटवाल पहुंचते हैं, उन्हें मैसेज के ज़रिए बताया जाता है कि बुटवाल की जगह चितवन पहुंचने को कहा जाता है। जैसे ही ये लोग चितवन पहुंचते हैं तो वहां फिर उन्हें एक मैसेज मिलता है जिसमें उन्हें कहा गया था कि अब वो लोग सुनौली पहुँचे। ये लोग सुनौली पहुँच जाते हैं। इस मैसेज में एक बात ख़ास तौर पर लिखी हुई थी, जिसके मुताबिक फिरौती लेकर ख्याति के पिता नहीं आएंगे, बल्कि उसकी माँ जाएगी। माँ अपने नौकर राम को साथ लेकर फिरौती के 10 लाख रुपए के साथ बताई गई जगहों पर पहुंचती रही, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह उसे बार बार आने का मैसेज मिलता रहा। सुनौली पहुंचने के बाद ख्याति की माँ को फिर मैसेज मिलता है कि आप दार्जिलिंग पहुंचिए। ये लोग बॉर्डर पार करके दार्जिलिंग जाते हैं। दार्जिलिंग पहुंचने के बाद उन्हें फिर एक मैसेज मिलता है जिसके मुताबिक उन्हें काकरभिट्टा पहुंचने को कहा जाता है। ये दोनों पैसों के साथ काकरभिट्टा पहुंच जाते हैं। काकरभिट्टा पहुंचते ही इन्हें एक होटल का पता दिया जाता है। कहा जाता है कि आपको कोई आदमी मिलेगा। ख्याति की माँ
दिए गए होटल के पते पर पहुंचती है तो वहीं उनकी नज़र बीरेन प्रधान पर पड़ती है। वो सोचती है, लेकिन तभी उनको एक मैसेज मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि पैसों के साथ नौकर राम को होटल के एक खास हिस्से में भेजने को कहा गया था। उस मैसेज में साफ साफ लिखा था कि माँ को आने की ज़रूरत नहीं है। राम पैसे लेकर होटल के उस हिस्से में पहुंचता है जहां उसे जाने को कहा गया था। वहां राम को एक शख्स मिलता है। वो राम से पैसे लेता है। राम उस शख्स को पहचान लेता है। वो शख्स कोई और नहीं, बीरेन प्रधान ही था। राम पैसे देकर लौट आता है। अब ख्याति माँ को उम्मीद हो जाती है कि पैसे दे दिए हैं तो शायद उनकी बेटी सही सलामत लौट आए। यही सोचते सोचते ख्याति की माँ और उनका नौकर राम वापस काठमांडू लौट जाते हैं। अब उनके पास सिवाय इंतज़ार के कुछ भी नहीं बचा था। पूरा दिन निकल जाता है। सुबह से शाम और शाम से रात हो जाती है, लेकिन बेटी वापस नहीं आती और ना ही आने की कोई खबर आती है। चौंकाने वाली बात यह है कि जिस नंबर से अभी तक मैसेज आ रहे थे, पैसे मिलने के बाद उस नंबर से मैसेज भी आने बंद हो जाते हैं। बुरे ख्यालों में डूबी ख्याति की माँ पिता दोनों परेशान हो जाते हैं, लेकिन उन दोनों को इस बात का भी डर सता रहा था कि अगर गलती से भी पुलिस को बता दिया तो कहीं उनकी बेटी के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। लेकिन जब इंतज़ार लंबा हो गया और उनके बर्दाश्त की हद हो गई तो मजबूरन माता पिता दोनों पुलिस के पास पहुंच जाते हैं और अपनी बेटी के अगवा किए जाने की रिपोर्ट लिखवाते हैं। साथ ही पुलिस अफसर को पूरा किस्सा सुना देते हैं। पुलिस उन दोनों से पूछताछ करती है और ऐसी बातों का खुलासा करने को कहते हैं जो उन्हें इस पूरे प्रकरण के दौरान सबसे अलग और अजीब लगी हो। तब ख्याति की माँ काकर भिट्टा के उस होटल में बीरेन प्रधान को देखने की और ये भी कहती है कि बीरेन प्रधान को देखकर क्यों चौंकी थी। तब पुलिस शक के आधार पर बीरेन प्रधान के बारे में पता लगाना शुरू करती है। पुलिस को पता चलता है कि वो घर पर है ही नहीं। इस बीच पुलिस की पूरी टीम ने बीरेन प्रधान को सारी कंडली खंगाल डाली। दिन गुजरते जा रहे थे। ख्याति के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था और पुलिस की दौड़ भाग भी खाली जाती दिखाई दे रही थी। इसी बीच पुलिस को अलग अलग इलाकों से इंसानी जिस्म के टुकड़े मिलने की खबरें सामने आने लगी थी। हैरानी की बात यह थी कि ये इंसानी लाश के टुकड़े काठमांडू में दूर दूर जंगली और वीरान इलाकों में ही मिल रहे थे। कई हाथ 2 टुकड़े मिलते हैं तो कहीं पैर के 3 टुकड़े मिलते हैं। पुलिस इन टुकड़ों को समेटती रहती है। ख्याति को लापता हुए 15 दिन गुजर जाते हैं। इसी बीच पुलिस को कुछ राहगीरों ने एक इंसानी सिर के मिलने की इत्तला दी जो पूरी तरह से खराब हो चुका था। उसे इंसान की पहचान करना नामुमकिन नहीं था। पुलिस उस सिर को भी दूसरे इंसानी लाश के टुकड़ों की तरह उठाकर रख लेती है। इसी बीच पुलिस को मुखबिर से बीरेन प्रधान का पता चल जाता है और पुलिस दबिश डालकर उसको दबोच लेती है। पुलिस की पकड़ में आने के बाद बीरेन प्रधान को पुलिस के सवालों का सामना करना पड़ता है। बीरेन पुलिस के ज़्यादातर सवालों के जवाब तो दे देता है, लेकिन वो उन सवालों के जवाब नहीं दे पाता कि आखिर वो उस होटल में क्यों गया और वहाँ क्या कर रहा था। इस मामले की तफ्तीश नेपाल पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंप दी जाती है, तो वो बीरेन प्रधान से सख्ती से पूछताछ करती है। पुलिस की सख्ती से की गई पूछताछ के बाद बीरेन प्रधान टूट जाता है और फिर वो कहानी सामने आती है जिसने पूरे नेपाल को ही दहलाकर रख दिया। असल में बीरेन प्रधान पैसे वाले परिवार से था। काठमांडू में साइंस का टीचर भी था
और वहाँ एक मकान बनवाकर उसमें किराएदार भी रखे थे, लिहाजा उसकी अच्छी खासी कमाई हो रही थी। इसी बीच बीरेन प्रधान को जुए की लत लग गई। वो काठमांडू के कसिनो में खूब जुआ खेलता और हार जाता। वो इतनी रकम हार गया कि उस पर अच्छा खासा कर्जा हो गया। उस कर्जे से छुटकारा पाने के लिए ही बीरेन ने काठमांडू का अपना घर भी बेच दिया और किराए के मकान में रहने लगा। मगर उसका कर्ज फिर भी नहीं उतरा। तब उसने एक जुर्म करने का इरादा किया, जिससे वो इतनी रकम उगा सके जिससे उसका कर्ज भी उतर जाए और उसे जुए के लिए रकम भी मिल जाए। 5 जून 2009 से कुछ रोज ख्याति के माता पिता उस लेकर काठमांडू आ गए और वहाँ किराए के मकान में रह रहे हैं। लिहाजा बीरेन उनसे मिलने के लिए ख्याति के घर पहुँचा। यहाँ पहुँचने के बाद बीरेन को पता चलता है कि ख्याति के माता पिता ने अपनी बेटी को लेकर बड़े बड़े सपने पाल रखे हैं। चूँकि वो पढ़ने लिखने में तेज थी, लिहाजा माता पिता ने अपनी बच्ची को आगे विदेश में भेजकर पढ़ाने लिखाने का इरादा कर लिया था और इसके लिए उन लोगों ने अपनी कुछ जायदाद भी बेच दी थी। वीरेन प्रधान को जब ये पता चल जाता है कि ख्याति के माता पिता के पास अच्छी खासी रकम मौजूद है, तो उसके दिमाग में एक साजिश की बुनियाद पड़ती है और तब उसने फिरौती के लिए ख्याति को किडनैप करने का प्लान बनाया। बीरेन की इस साजिश में एक और स्टूडेंट भी शामिल थी। उसका नाम था मैरीना शाक्या। इत्तेफाक से वो लड़की भी 18-19 साल की थी और उसी स्कूल में पढ़ती थी जहाँ बीरेन पढ़ता था। पैसों का लालच देकर बीरेन ने उस लड़की को अपनी साजिश में शामिल कर लिया और तब फ़ोन करने के लिए बीरेन ने उस लड़की का इस्तेमाल किया। मैरीना ने ही 5 जून 2009 को ख्याति को फ़ोन करके उसे इनाम जीतने की खबर दी थी और उसे फ़ोन करके अपने पास बुलाया था और ख्याति के वहाँ पहुँचने के बाद उसे लेकर वीरेन के पास तक गई थी। बस मरीना का किस्सा यहीं तक था। मरीना के वहाँ से जाने के बाद वीरेन ने बेहोश ख्याति की गला घोंटकर हत्या की और फिर वीरेन ने ख्याति के शरीर के टुकड़े किए और उन टुकड़ों को काठमांडू के करीब 17 किलोमीटर के दायरे में अलग अलग हिस्सों में जंगलों और नदियों में ले जाकर फेंका। बीरेन का इरादा यही था कि लाश के टुकड़ों को बीनते बीनते पुलिस स्टेशन परेशान हो जाएगी और अगर वो इन टुकड़ों को आपस में जोड़ेगी भी तो भी लाश की पहचान नहीं हो सकेगी और पुलिस उलझकर रह जाएगी। इस मामले का सबसे हैरतअंगेज पहलू यह था कि 1 घंटे के भीतर ही बीरेन ने उसका कत्ल कर दिया था और हत्या के करीब 4 से 5 घंटों के बाद उसने ख्याति की लाश के टुकड़ों में तब्दील कर दिया था और उसके बाद उसने फिरौती का पहला मैसेज दिया था, यानी ख्याति को मारने के बाद उसकी सही सलामत वापसी के लिए 10 लाख रुपए उसने मांगे थे। इस कत्ल के खुलासे के बाद नेपाल के छात्र और छात्राओं में ज़बरदस्त गुस्सा था। वो बीरेन प्रधान और मैरीना शाक्या को हाथों हाथ मारकर इंसाफ की गुहार लगा रहे थे। कई बार दोनों को कोर्ट के रास्ते में लोगों ने हमले तक किए, जिसकी वजह से पुलिस को बहुत परेशानियों को सामना करना पड़ा। क्या अजीब इत्तेफाक है कि वीरेन प्रधान और मैरीन शाक्या को भी पुलिस ने उसी जेल में बंद किया जिसमें बिकिनी किलर चार्ल्स शोब्रांज बंद था। उधर अदालत ने भी इस मामले में बहुत तेज़ी दिखाई और 1 साल के भीतर ही फैसला भी सुना दिया। ख्याति को अगवा करने और उसका कत्ल करने के इल्ज़ाम में अदालत ने वीरेन प्रधान को 39 साल की सज़ा सुनाई, जबकि इस कत्ल के मामले में अदालत ने मैरीना शाक्या को 20 साल की सज़ा सुनाई। हालांकि मैरीना शाक्या ने अदालत के सामने कहा कि उसे वीरेन ने धमकी दे रखी थी कि साथ ही उसे कत्ल के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन अदालत ने उसकी इस दलील को नहीं माना। नेपाल के इतिहास में ये एक इकलौता ऐसा मर्डर केस है
जिसने लोगों को बुरी तरह झकझोर कर रख दिया था। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।